देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। नमस्कार, एक बार फिर हम मीठापुर वार्ड के अंदर मौजूद है और हमारे साथ यहां से पूर्व पार्षद महेश अमाना जी मौजूद हैं। और जैसे कि G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो चुका है, उसके बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी हम महेश अमाना जी से बात करेंगे। इसके अलावा कुछ राजनीतिक मामले और लोकसभा चुनाव को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अभी G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति हुई है और क्या प्रतिक्रिया आ रही है, किस तरह इस पूरे सम्मेलन को आप देखते हैं? देखिए, G20 जो सम्मेलन हुआ है उसको मैंने टीवी पर डायरेक्ट देखा है। जहाँ तक मेरी समझ की बात है, मैं ये G20 जो सम्मेलन हुआ है ये पूरी तरह से सफल हुआ है। ये समझिए कि करीब 60 शहरों में 200 से ज़्यादा सभाएं हुई। जो G20 के शेरपा होते हैं उनको शेरपा का नाम दिया गया है, जो ऑफिसर्स आकर के सभी देशों से आकर के इन मीटिंगों को संबोधित कर रहे हैं या इनके बारे में एक दूसरे को जानकारी आपस में दे रहे हैं। तो जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, सम्मेलन तो 2 दिन का रहा ये, लेकिन इस सम्मेलन को करीब 8 महीने 9 महीने से ये सम्मेलन के बारे में जो भी जानकारियां हैं, एक दूसरे देशों के बारे में तैयारियां चल रही थी। जो मीटिंगें हो रही थी, जो अलग अलग शहरों में मीटिंग हो रही थी, अन्य प्रदेशों में मीटिंगें हो रही थी, उस सब के अंदर जो पूरे देश के अंदर किस तरह की ज़रूरतें हैं, किस तरह से हमें अन्य देशों के लिए अच्छा कर सकते हैं, जो हमसे ज़्यादा धनाढ़ देश हैं या ज़्यादा ताकतवर देश हैं या जो भारत से गरीब देश हैं, भारत ने सभी को एक सूत्र में बांधने की, पिरोने की कोशिश की है। उसमें क्या है कि जो गरीब देश हैं उनके ऊपर भी कोई तानाशाही ना कर सके, उनको भी हम मौका दें, उनको भी आगे बढ़ने का सहारा दें, उनको समय समय पर ज़रूरतों के हिसाब से, ज़रूरतों के मुताबिक से हम उनकी सहायता करें। भारत का एक ही संदेश है कि भारत के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है और जहाँ एक परिवार होता है उस परिवार में सबके लिए एक जैसा व्यवहार, एक जैसा प्यार, एक जैसी व्यवस्था, एक जैसी शिक्षा, एक जैसा पर्यावरण, एक जैसे सभी पहलुओं पर एक जैसा व्यवहार पूरे परिवार को एकत्र करके रखता है। उसमें ये नहीं होता इसके लिए कम किया, इसके लिए ज़्यादा किया, वहाँ ऐसा कर दिया, वहाँ ऐसा कर दिया। उसी तरह से ये पूरा जो G20 है, इसमें सबको मिला करके एक परिवार माना गया। भारत को, भारत ने सबको एक परिवार माना है और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी रहा रही है सदियों से, उसको आगे लाए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जितने भी देश आए, इसमें 73 टोटल हमारी जो परामर्श थे, जो बातें थी, 73 पॉइंट थे। 73 बातों पे सबकी सहमति लेनी थी, जितने भी देश यहाँ इकट्ठे हुए। तो 73 देशों ने एकजुट होकर के हमारी जो बात रखी गई, 73 पॉइंट रखे गए, उनका समर्थन किया, यस कर दिया। तो इसको मैं ये कहूँगा कि किसी भी मुद्दे पर कोई भी बात इधर से उधर नहीं हुई, किसी ने उस बात का विरोध नहीं किया और उन सारे मुद्दों को यस कर दिया। जहाँ तक बात आई जो अफ्रीकी देश हैं, अफ्रीकी देशों के समूह को भी उसमें शामिल किया गया है। तो G20 नाम है, लेकिन उसमें अब 21 देश हो गए हैं। एक तरह से जो करीब 50-55 देश हैं जो अफ्रीकी देश हैं, वो अफ्रीकी देशों को इनके साथ सबको शामिल कर लिया गया है। एक ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ है। जो हमारे मोदी जी इन देशों में पीछे यात्रा कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ क्या होगा, क्यों घूम रहे हैं, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। तो जिन देशों के ऊपर
ये बाहुबली देश, ताकतवर देश एक तरह से उनके पास उनका शोषण कर रहे थे, गरीब देशों को कमज़ोर मान करके उनका शोषण कर रहे थे, उनकी ज़मीन की तरफ उनकी निगाहें थी। जैसे चीन है तो चाइना विस्तारवादी नीति कर रहा था, उस विस्तारवादी नीति को भी इससे झटका लगा है। सभी देशों का मतलब एकजुट होकर के उनको ये पता है, वो भारत के साथ एकजुट हो गए हैं, उनको पता है कि भारत तो उनकी ज़मीन पे कोई हथियाएगा नहीं, भारत तो उनको कोई नुकसान करेगा नहीं, लेकिन चाइना जो हमें नुकसान करना चाहता है उसके खिलाफ वो सब एकजुट हो गए हैं और भारत उसमें उनकी मदद करेगा और भारत अन्य देशों से भी उनकी मदद के लिए बात करेगा। सर, जैसे कि बहुत ताकतवर देश इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन चीन भी एक ताकतवर देश थे, लेकिन वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल नहीं रहा, तो इसकी कुछ खामियां नजर आई? नहीं, उनकी तरफ से जो है उनके प्रधानमंत्री आए, चाइना के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति नहीं आए, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसलिए भी उचित नहीं समझा होगा क्योंकि अभी हमारे जो है चाइना के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। जो सीमा विवाद है हमारा, जो चीन की सीमा की जो हमारी झगड़ा है, जहाँ बार बार हमारा झगड़ा होता है, हमारे सैनिकों को नुकसान हुआ है, उनके भी सैनिकों को हमारे सैनिकों ने नुकसान दिया है, तो जो सीमा विवाद है उसको लेकर के हमारी आपस में अभी बहुत अच्छी जो है बात नहीं चल रही है। इसलिए चाइना ने भी सोचा कि वहाँ जा कर के बेइज्जती होगी, क्योंकि भारत के साथ सब लोग एकजुट हैं, पूरे देश एकजुट हैं, एक चाइना वो अकेला पड़ जाता तो उसको वहाँ पे बेइज्जती महसूस होती। यहाँ भी उनकी कहाँ चली, उनके प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने भी सहमति जाहिर की। उन्होंने सोचा कि जब 72 लोग कर रहे हैं तो 73वां अगर नहीं करेगा तो उससे फ़र्क भी क्या करना है, वो फिर भी 0 हो जाता, तो उन्होंने इसलिए उसको यस कर दिया। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कामयाब रहा ये शिखर सम्मेलन, तो और भारत की छवि अन्य देशों में और कितनी इससे और ज़्यादा मजबूत हो रही है? भारत की छवि अन्य देशों की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व में भारत का परचम जो है वो बहुत ऊंचे शिखर पर गया है। भारत का जो झंडा है वो काफ़ी ऊंचाई पर चला गया है। भारत बहुत मजबूती के साथ इस शिखर सम्मेलन के बाद उभरेगा और आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। जिस तरह की योजनाएं भारत ने तय की हैं, एक तो सबसे पहला तो जो फैसला हुआ है वो हुआ है पर्यावरण के बारे में। पूरे विश्व में हम पर्यावरण को किस तरह से संभाल सके, किस तरह से हमारी प्रकृति जो है वो सही से मतलब उसको हम मेंटेन करें, सही से उसको रखें, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे पेड़ों का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का मामला जो प्रकृति को नुकसान ना करे, ऐसी चीज़ों को हमें प्रोत्साहन देना है। जैसे कि सौर ऊर्जा का है सबसे बड़ा, सौर ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या है कि हमारा कम से कम जो है नुकसान होता है। उस सौर ऊर्जा से हमारा बहुत फ़ायदा होता है, सूर्य की रोशनी से हम बिजली प्राप्त करते हैं, तो उसमें क्या है कि ईंधन की जो खपत है वो कम हो जाती है, तो उससे पर्यावरण की बचत होती है। उसमें ये भी है कि आने वाले जो समय आएगा उसमें जो इंडस्ट्रियाँ होंगी वो बिजली से तो चलेंगी, लेकिन बिजली भी क्या होगी, सौर ऊर्जा पे होगी, तो जिससे पर्यावरण को काफ़ी और पेड़ लगाए जाएं, नदियों का विस्तार जो है, नदियों की जो फैलाव है उसको उस तरीके से देखा जाए, उनके साथ पेड़ लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पूरी पृथ्वी को मिले, पूरे वर्ल्ड को ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, उसके प्रयास किए जाएंगे, ऐसी कोशिश है। और शिक्षा नीति जो है उसके बारे में भी अब जैसे आप समझेंगे कि हमारी धरोहर को भी दिखाया गया, जो चक्र है कोणार्क मंदिर का, सूर्य मंदिर का जो चक्र है उसको दर्शाया गया। वहाँ सबसे जो मोदी जी ने मुलाकात की, सुबह के जो सेशन हुआ उसमें वहाँ मुलाकात की। शाम को जब भोजन के समय में, डिनर के समय में जब बात आई तो डिनर के समय में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया। तो नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय पर करीब 90 लाख वहाँ पे पुस्तकें थी, जिनको मुस्लिम आक्रांताओं ने उसको जला दिया था, क्योंकि उसमें विश्व के सभी जगह के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। हमारी इतनी बड़ी ताकत थी, उसको दिखाया कि हिंदुस्तान की, भारत की ताकत कितनी बड़ी थी पहले, उसको दर्शाया गया। और चक्र को दर्शाया गया कि हमने समय का ज्ञात पहले कर लिया। जीरो का ज्ञान किसने दिया? हमने दिया, भारत ने दिया दुनिया को। तो वो सारी चीज़ें कैसे दिखाई गई? हमने सब चीज़ें पहले ज्ञात कर ली,
भारत पहले कितनी ताकतवर था, वो अपनी ताकत को दर्शाया मोदी जी ने उन 2 चित्रों के माध्यम से। शिक्षा का भी और जो वैज्ञानिक जो ज्ञान है हमारा, विज्ञान का जो हमारा ज्ञान है, उसको उस चक्र के माध्यम से दर्शाया कि हमारी सोच कितनी आगे थी उस समय पर। आप देखते हैं कि जब बाइडन उसको देख रहे थे तो वो नज़दीक जाके देख रहे थे, और फिर उनकी चेहरे पे आपने देखा कितनी सरवटें पड़ गई थी। उनको अफसोस हुआ कि भारत में भी इतना बड़ा कोई कॉलेज रहा होगा, चौंक गए थे बिल्कुल, एकदम चौंक गया था, कितना बड़ा कॉलेज रहा होगा भारत में, जो पूरे विश्व के जो लोग थे वो यहाँ पढ़ने आते थे। कितनी यहाँ पुस्तकें थी, कितना बड़ा नुकसान भारत को हुआ। आज वो ज्ञान और विज्ञान हमसे जो लुप्त हुआ, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो बीच में हमें कमजोरी महसूस हुई, जो भारत कमज़ोर हुआ, उसके कारण हुआ, वो शिक्षा का ज्ञान हमारा समाप्त कर दिया गया। हमें केवल और मुगलों के वो बातें पढ़ाई गई, दिखाई गई बच्चों को, जो हमारा असली ज्ञान था उसको विलुप्त कर दिया। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो हमारा सम्मेलन हुआ है G20, ये बहुत सफल हुआ है। इससे केवल भारत में पार्टी की बात करूँ तो पार्टी तो ताकतवर बनेगी, बीजेपी इसको लेकर के मोदी जी की ताकत तो बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई संशय और मैं जरा सा भी लेस मात्र भी नहीं समझता कि नहीं बढ़ेगी। पार्टी को तो ताकत मिली है, वो अलग मैटर है। लेकिन पार्टी से पहले मैं देश की बात करना चाहता हूँ। देश हित में जो फैसले हुए हैं, विश्व हित में जो फैसले हुए हैं, उनकी सभी ने इसमें तारीफ की है। जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है, और इनके साउथ के जो नेता हैं, जो पीछे अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है। बहुत जो समझदार लोगों उन्होंने तारीफ की है। अब आप देखिए कि गठबंधन की बात करो आप, तो निमंत्रण मिला, केवल जो कांग्रेस के 3 लोग यहाँ नहीं पहुँचे दावत में, बाकी तो गठबंधन के लोग आए वहाँ। सोरेन भी आया। खड़गे जी को न्योता नहीं दिया था, खड़गे जी को तो न्योता देते ही, क्योंकि को मुख्यमंत्री तो है नहीं, मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। अब ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत मंत्री हैं, सभी तो नहीं आए थे वहाँ, सभी लोग तो नहीं थे। जिनकी ज़रूरत थी उनको बुलाया गया। ज़बरदस्ती भीड़ इकट्ठी थोड़ी करनी थी वहाँ पे उन लोगों को बुलाया जाना था जो सेलेक्टेड लोग थे, जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे, उनको सबको आमंत्रित किया गया था। जो आना चाहे आए, ना आए, मर्जी है उनकी। तो ये सिस्टम जो बनाया गया, ये प्रोटोकॉल जो बनाया गया, ये प्रोटोकॉल के तहत ही सब चीज़ें होती हैं। एक इसमें सबसे बड़ी जो खूबी नज़र आई, जो बात नज़र आई, वो आई कि प्रधानमंत्री के आगे इंडिया ना लिख करके भारत लिखा गया, जिसकी सभी ने तारीफ की है। और मैं कहूँगा कि आप ये लगा लीजिए, कम से कम 90% 95% लोगों ने इस बात को सराहा है कि भारत लिखा जाना चाहिए, और हर चीज़, वो चीज़ जिसके आगे इंडिया लिखा है वो बदला जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ। कुछ समय के बाद सभी चीज़ों पे ये आपको भारत नज़र आएगा, हर चीज़ में, चाहे वो कोई भी विषय हो सकता है, बैंकों का भी हो सकता है, शिक्षा के कहीं भी स्तर पे कहीं लिखा होगा वो भी हो सकता है, बुक्स में भी हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर भी मैं कह सकता हूँ कि हर जगह भारत दिखाई देगा। अब जब प्रधानमंत्री के सामने लिखा हुआ है भारत, प्रेसिडेंट इंडिया नहीं, भारत लिखा हुआ है, इसको मतलब मैसेज दे दिया, मैसेज दे दिया देश को, मैसेज चला गया। और मैसेज देश को नहीं गया, ऑल वर्ल्ड को गया है कि अब भारत ही लिखा जाएगा। जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया करीब 250 साल, ब्रिटेन के ऋषि सुनक जी आए, जो भारतवंशी हैं, अपनी पत्नी के साथ, उन्होंने सराहा उसको। जो बाइडन, जो सबसे ताकतवर हैं अमेरिका के, उन्होंने सराहा। रसिया के भी राजनयिक आए, उन्होंने भी सराहा। कौन सा ऐसा देश था, मैं एक बात कहता हूँ, 73 पॉइंट थे और 73 के 73 G20 ने पास कर दिए। और जो यूक्रेन का और रसिया का युद्ध का मामला था, उसको भी बड़े तरीके से, पेचीदा तरीके से उन्होंने बात भी कह दिया, और अपने दोस्त के साथ दोस्ती भी नहीं बिगाड़ी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, मैं इसको एक सफल आयोजन मानता हूँ। और इसमें केवल मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं करूँगा, इसमें पूरे देश की इज्जत बढ़ी है, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो,
सभी की इज्जत बढ़ी है। इसमें भारत के एक एक जन के यानी 140 करोड़ देशवासियों का मान बढ़ा है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में से संबंध रखता हो, इससे मतलब नहीं हासिल होता। संबंध जिसका भारत से है, जिसका इस धरती से संबंध है, चाहे वो इस देश में रहता है चाहे विदेश में रहता है, हर आदमी का सम्मान बढ़ा है, हर आदमी की इज्जत बढ़ी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि G20 जैसा सम्मेलन, अभी तक जितने भी G20 सम्मेलन हुए हैं अब से पहले, उनमें सबसे सफल भारत के अंदर होने वाला G20 सम्मेलन है। ये मैं आपको क्लियर कट बातों में आपको क्लियर बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और अभी इसके परिणाम धीरे धीरे करके सामने आएंगे। जैसे जैसे इन मुद्दों पर कार्य होंगे वैसे वैसे, क्योंकि अभी जो कोरोना काल गया है उससे देशों की जो और बहुत से देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, तो उसमें हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगला G20 सम्मेलन जब होगा उसमें कुछ ना कुछ इन मुद्दों पर दिखाई देगा। उसमें दिखाई देगा कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। एक मैं सबसे बड़ा और एक कार्य को मानता हूँ जो इन्होंने एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की है, सभी देशों को जोड़ने की, ट्रेन के रास्ते और बंदरगाहों के रास्ते इनको जोड़ने की जो बात करी है, वो सबसे बहुत अच्छा और सुखद है। और अन्य देशों के लिए आदान प्रदान करने के लिए कोई भी चीज़ हम कहीं भेजना चाहते हैं, ढुलाई के मामले में लगाइए, चाहे किसी तरह से वहाँ से हमें कोई सामान लेके आना है या यहाँ से हमें भारत से भेजना है, अन्य देश एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाएंगे। और इस कॉरिडोर के बनने से सबसे ज़्यादा अगर कोई चिंतित है तो वो है चाइना। वो इसलिए चिंतित है कि ये कॉरिडोर जब बन जाएगा तो उसकी विस्तारवादी जो नीति है दूसरे देशों में घुसने की, उस कॉरिडोर को ऐसे तरीके से बनाया जाएगा कि वो सीमा के साथ साथ ही बनेगा। हर देश की सीमा और जो दूसरी सीमा मिलती है दूसरे देश के, उसके बीच से निकलेगा वो। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, चाहे वो रेल मार्ग होगा चाहे सड़क मार्ग होगा, जहाँ तक भी बन सकेगा। अभी एक सड़क मार्ग हमारे यहाँ म्यांमार से होते हुए उसको बना रहे हैं, आगे आपका सिंगापुर, मलेशिया वगैरह और इधर तक ये सब जुड़ जाएगा पूरा। कई देश उससे जुड़ने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके ये सब कुछ और देशों से भी कहा कि भाई अपने अपने क्षेत्र में वो तैयारी करें और एक दूसरे को एक साथ जोड़ते चले जाएं। जो गरीब देश है उनकी हम मदद करें। तो ये थे हमारे साथ महेश अमाना जी, और इनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि जो G20 शिखर सम्मेलन था वो भारत का सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत जो है पूरे संसार में और भी मजबूत नज़र आने वाला है।